नमस्कार दोस्तों, मैं सरविंद आवाज़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज छात्र जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुणा जी जुड़ चुकी हैं। अरुणा जी, आपका आवाज़ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम जैसे कि सर ने बताया अरुणा है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। तो अरुणा जी, आप यहाँ दिल्ली में आई हैं, तो दिल्ली में आने का आपका क्या पर्पज़ है दिल्ली में आने का? दिल्ली में एक्चुअली जो मेरा पर्पस था, सबसे पहले तो मैं जॉब करने के लिए यहाँ आई थी। जॉब जो मैं करती थी नोएडा में, आईटी सेक्टर में मैं जॉब करती थी। फिर उसके बाद जब मैं जॉब कर रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखी। जैसे कि क्या होता था, मतलब कि मुझे सही नहीं लगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन कर भी सकती हूँ या नहीं भी कर सकती उनके बारे में। तो अरुणा जी, आप यहाँ पे आई सबसे पहले जॉब करने के लिए। तो जॉब करने के बाद मतलब स्टडी में कैसे आपका रुझान हुआ कि मुझे अभी पढ़ना चाहिए, इन सब बारे में आप बताइए। जैसे कि मैं जब जॉब कर रही थी तो उस टाइम पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगी वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि जो भी करनी है मुझे। तो आप ग्रेजुएशन के सीधे बाद मतलब यहाँ पे जॉब करने के लिए आ गई? मैं ग्रेजुएशन के बाद जैसे मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो फाइनल ईयर में तो मैं जॉब के लिए आ गई। फिर उसके बाद वहाँ पे जब मैंने जॉब की काफ़ी टाइम तक, पर मुझे सही नहीं लगी चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए जो मतलब सबसे हटके हो लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए। मतलब उसके बाद आपने पढ़ाई के बारे में सोचा? हाँ, मैंने पढ़ाई के बारे में सोचा। फिर मैंने पता किया कि मुखर्जी नगर में कोचिंग होती है, बट मुझे यहाँ के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ है और कैसे जाना है, कहाँ कोचिंग है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। फिर मैंने जो मेरे दोस्त से उनसे मैंने पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब कि मुखर्जी नगर आप चले जाओ और वहाँ पे काफ़ी सारी कोचिंग है, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, और जो कोचिंग आपको सही लगे आप कोचिंग ले सकते हो वहाँ पे। तो आपको मतलब यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का आइडिया कहाँ से आया, ये बताइए। यूपीएससी का एक्चुअली मैं और मेरी एक फ्रेंड है, तो जब हम लोग दोनों ही जॉब में थे तो हम बहुत कुछ सोचते थे कि मतलब कि यहाँ तो कुछ नहीं है। जॉब में जब मैं थी तो मतलब कि मुझे वहाँ पे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जो अलग हो और सबसे हटके हो। नहीं, तो आपने कहीं से सुना होगा कि यूपीएससी है, यूपीएससी से हाँ, जो जैसे लोग कि उस एस्पिरेंट टाइम पे, निकलते हाँ, हैं। जैसे उस टाइम पे रिजल्ट आया था यूपीएससी का, तो नेट तो आजकल सभी लोग चलाते हैं तो चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो तब मैंने देखा तो तब मुझे पता चला कि नहीं, कि हमें यूपीएससी करना चाहिए और मतलब उसमें करियर आपको बनाना चाहिए। यूपीएससी का जो जानकारी वो ऑनलाइन थ्रू आपको मिला और आपको कहीं ना कहीं उसी से प्रेरणा मिली कि मतलब हमको भी यूपीएससी का तैयारी करना चाहिए। तो जब आप यूपीएससी के लिए मुखर्जी नगर आई तो यहाँ पे आपको किन चीज़ों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या कैसे आप अपनी लाइफ में मतलब यहाँ पे स्ट्रगल करके यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हैं, ये सब चीज़ हमारे दर्शकों को भी बताइए। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता था मुखर्जी नगर हैगा और जाया कैसे जाएगा। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछ के तो मैं सबसे पहले जब आई मेट्रो से तो मैंने देखा, मैं जीटीवी नगर ही उतर गई। मतलब कहने का ये, मुझे पता नहीं था कि कोचिंग कहाँ है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई, मैं काफ़ी सारी कोचिंगों में घूमी। मेरी एक फ्रेंड रहती थी यहीं मुखर्जी नगर में पीजी में, तो मैं उसके पास आई और 4-5 दिन के लिए मैं यहाँ रुकने के बाद मैंने कोचिंगें देखी। और फिर मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे पता चला कि कोचिंग है, कैसे क्या करना है, तो ये सब मुझे पता चला यहाँ पे। फिर उसके बाद ये है कि यहाँ पे रहने का बहुत इशू है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे आओ तो बिना ब्रोकर के आपको रूम नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे बिना और ब्रोकर के तो रूम हाँ, मिल नहीं बिना मिलता। ब्रोकर के रूम मिलेगा नहीं। और ये सब चीज़ें तो हमने यहीं दिल्ली में आके देखी कि ब्रोकर भी होता है और उसके बाद आपको रूम लेना होता है। ब्रोकर की सबसे ज़्यादा यहाँ पे इशू है, जो मैं सभी स्टूडेंट के लिए कहूँगी। तो फिर उसके बाद ये है कि रूम ओनर भी, मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो जब आप रूम लेते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मतलब आप बाद में कैसे फिर हो। बिहेवियर उनका चेंज हो हाँ, जाता है। उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जी। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं रूम लेते वक्त, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो मतलब मान लीजिए एक स्टूडेंट यहाँ आया तैयारी करने के लिए, फिर यहाँ पे मान लीजिए किसी तरीके से वो रूम लिया, तो रूम लेने के बाद फिर वो मतलब कोचिंग के लिए अगर प्रेफरेंस में आएगा, कोचिंग को किस प्रकार से वो यहाँ के, हम देखते हैं कि कई कोचिंग संस्थान यहाँ पे हैं जो अपना एक तरह से कह सकती हैं बाजारीकरण करके बैठे हैं। तो एक सही कोचिंग चुनने में उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मतलब कैसे वो खुद को यहाँ पे दिल्ली में फ्रॉड होने से खुद को बचा सकता है, ये सब चीज़। आई थिंक इसमें मेरा मानना है कि सबसे पहले तो कोई भी कोचिंग जो है उसके बारे में हमें अच्छे से पता करना चाहिए कि जो कोचिंग है वो सही है या मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है।
सबसे पहले आप कोचिंग के बारे में जानें, फिर उसके बाद आप उसमें डेमो लें और आपका बजट के हिसाब से ही यहाँ पे रहें। ऐसा नहीं कि आपका बजट तो कम है और फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो रही है, पैसे की सारी दिक्कतें, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चीज़ें देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोचिंग यहाँ पे काफ़ी कोचिंग है, तो ऐसा नहीं कि आप महंगी कोचिंग में ही अगर जाएंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना चाहिए। जैसे ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोचिंग यूपीएससी की तैयारी के लिए मतलब ज़रूरी है कि कोचिंग करना ही है, या लड़का या लड़की जो यहाँ आते हैं वो सेल्फ स्टडी करके भी यूपीएससी में जो है सेलेक्ट हो सकते हैं? कोचिंग का तो देखो ऐसा कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है खुद की अपनी नॉलेज पे। जैसे कि आजकल तो ऑनलाइन आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो और देख सकते हो, सारी जो क्लासें हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप आराम से कोचिंग के बारे में जान सकते हो। और उसके भी ये है कि जैसे कि अगर उसमें हम ऑनलाइन बात करें तो आजकल तो सारी कोचिंगें ऑनलाइन है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो और घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोचिंग का रोल तो है, लेकिन डिपेंड करता है खुद पे कि अगर मुझे कोचिंग की ज़रूरत है तो मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, वरना अगर नहीं है तो ऑनलाइन आप कर सकते हो और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं अगर देखते हैं जो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट को लेकर बात करें तो पिछले कुछ सालों में देखते हैं तो रिजल्ट के मामले में काफ़ी पीछे हिंदी मीडियम गया है। और यहाँ की बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट बड़ी बड़ी संस्थानें जो यहाँ पे कोचिंग ये जो दावा करती हैं कि हम सिलेक्शंस देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के सिलेक्शन में काफ़ी पीछे दिख रही हैं। तो स्टूडेंट को कैसे भरोसा हो कि जो इतनी बड़ी संस्थानें वो जब सिलेक्शन नहीं दिला पा रही हैं तो कोचिंग पे कैसे वो अपना भरोसा बना पाए? देखो कोचिंग पे तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी कोचिंग गलत है या कोई कोचिंग अपना 100% नहीं देती है। कोचिंग का जहाँ तक रोल है कि हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपके हम कोचिंग ले रहे हैं तो हमारा 100% सिलेक्शन ज़रूरी है। नहीं, सिलेक्शन नहीं ज़रूरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन ज़रूरी है, सिलेक्शन की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि 100% जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो सेलेक्ट होने के लायक नहीं है, ये भी तो हम नहीं कह सकते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो बेहतर नहीं हो पा रहा है? हिंदी मीडियम का जो रिज़ल्ट बेहतर नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट की खुद की अपनी कमियां हैं जो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अरुणा जी, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, तो अगर लड़का है तो उसे तो वो मतलब उतनी आसानी से ही भेज देते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन अगर एक लड़की कहीं बाहर तैयारी करने के लिए जाती है तो उसकी सुरक्षाओं को लेकर हमेशा उन्हें चिंता बना रहता है। तो आप जो है कहीं ना कहीं आप एक लड़की हैं, तो आप यहाँ पे तैयारी करने के लिए आई हैं, तो किस प्रकार आप अपने माता पिता को जो है मतलब मोटिवेट करके यहाँ पे तैयारी करने के लिए आई हैं? इसके बारे में आज के टाइम में मतलब कि चिंता तो पेरेंट्स को रहती ही है, क्योंकि हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को नहीं भेजा जाए और लड़कों को बाहर भेज दिया जाए, लेकिन बहुत सी ऐसी छात्राएं हैं, मैं भी देखती हूँ अपने जो जहाँ से मैं आती हूँ, जिस गाँव से, वहाँ पे मतलब उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है और पढ़ने का उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता। मतलब खुद की पहचान या खुद को कुछ करने के लिए उन्हें मौका नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का जो विषय होता है, एक पेरेंट्स के लिए जो सुरक्षा का विषय होता है, कहीं ना कहीं इन सब वजहों से नहीं भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीज़ों पे एक कदम उठाना चाहिए, लड़कियों को सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, जो कि हम देखते हैं दिल्ली जैसे शहरों में भी घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं लड़कियां के यहाँ पे तैयारी कर रही हैं, प्रिपरेशन कर रही हैं और सेलेक्टेड भी हो रही हैं, एक अच्छा रिजल्ट भी दे रही हैं। तो जैसे आपके माता पिता ने आपको यहाँ पे भेजा है एक सपना के साथ कि वो आपको एक यूपीएससी के थ्रू आपको एक ऑफिसर बनते हुए देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इशू है, मतलब आपके माता पिता जो सपना देखे हैं, आपको भेजे हैं, तो ज़रूर आपसे सुरक्षित रहने के लिए यहाँ पे बोलते होंगे कि आप यहाँ पे सुरक्षित रहिए। तो इस पर आप अपना बात बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? सुरक्षा के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद का देखो, अपने आप से ही चीज़ों को समझना होगा और अपना मतलब कि जैसे मैं उसकी बात करूं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है गर्ल्स को लेके, तो अपना ध्यान मतलब अपनी सुरक्षा खुद को करनी होगी। मतलब कि ज़्यादा हम रात तक बाहर ना घूमें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, और अपनी सुरक्षा मतलब खुद ही अपने आप को करनी होगी, मतलब सेल्फ ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। जैसे जो लड़कियाँ जो पढ़ने में ठीक हैं, पढ़ाई लिखाई में जो ठीक हैं, तो वो किस प्रकार से अपने माता पिता को विश्वास दिलाए और आप जैसे आप यहाँ पे आई हैं तैयारी करने के लिए, वो भी यहाँ पे तैयारी करने के लिए आ सकें? देखो मैं यही कहना चाहूँगी सभी जो पेरेंट्स हैं कि वो एक तो
अपने बच्चे पे विश्वास रखें और उनको समझाएं कि गलत सही क्या है। उनको किसी भी चीज़ के लिए हमें मतलब कि रोकना नहीं चाहिए, लेकिन हमें समझाना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। और फिर उसके बाद ये है कि आज के टाइम में तो ऐसा नहीं कि गर्ल्स पीछे हैं, हर क्षेत्र में आप देख लो। जैसे कि अभी पिछले साल यूपीएससी का रिजल्ट आया, अभी जो सन 2021 वाला, उसकी हम बात करें तो जो टॉप 10 में फर्स्ट सेकंड थर्ड मोस्टली जो लड़कियां ही थी। और बाकी क्षेत्रों में भी, चाहे आप रक्षा के क्षेत्र में देख लो या फिर आप कोई अपना निजी बिजनेस कर रही है या फिर आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हर तमाम सेक्टर्स में लड़कियां आज बेहतर बेहतर जो है प्रदर्शन कर रही हैं। बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये ना सोचें कि मतलब कि अगर हम लड़की को भेज देंगे तो कहीं ना कहीं वो मतलब कि गलत चीज़ होगी। ऐसा नहीं है, अगर लड़के आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती हैं। तो अरुणा जी, जैसे कि हम देखते हैं कि समाज में कई वर्ग के लोग रहते हैं, जो है लोग फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक छात्र रह रहा है या एक छात्रा रह रही है तो उसका महीने का मिनिमम कितना खर्चा बनता होगा, ये बताइए। मैं मुखर्जी नगर की बात करूं तो देखो यहाँ पे पीजी मतलब कि अगर बजट की बात है, डिपेंड करता है खुद पे। वैसे यहाँ पे महंगाई तो खूब है। नहीं, फिर भी कोई एक मिनिमम लिमिट होगा जिसमें छात्र सरवाइव कर सकता है, तो वो क्या हो सकता है, ये बताइए। मिनिमम यहाँ पे आप 10,000 में सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि वो डिपेंड करता है कि आपके खर्च कैसे हैं, आप कैसी चीज़ों को मैनेज करते हो। तो अगर आप पीजी में भी रहना चाहते हो तो 10,000 में मिनिमम आप कर सकते हो। और अगर आप रूम लेकर रहना चाहते हो तो रूम में ये है कि अगर आपको अच्छी जगह भी रूम लेना है तो आप 8,000 में भी कर सकते हो अपना खर्च। तो मतलब ऐसा मान लीजिए मुखर्जी नगर में छात्र रह रहे हैं, यहाँ पे रूम रेंट ज़्यादा है, या नेहरू विहार में, तो कोई ऐसा भी जगह है जहाँ छात्र कम दाम में भी कमरे ले सकता है, ऐसा कोई जगह? हाँ, यहाँ पे है। जैसे कि अभी इधर वजीराबाद में है, गोपालपुर में है, तो वहाँ पे कम रेट में भी है। तो अगर आप वहाँ जाके रह सकते हो तो आप वहाँ कम रेट में भी रह सकते हो। मतलब वजीराबाद और गोपालपुर में मतलब छात्र को कम रेट में मिल सकता है, मतलब एक गरीब छात्र भी आके यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकता है। आराम से कर सकता है। हम आपकी स्टडी को लेकर, तो आप दिन में लगभग कितने घंटे स्टडी करती हैं? दिन में लगभग देखो, टाइम तो ऐसे घंटे के हिसाब से तो नहीं मैं बोल सकती कि मैं कितनी तैयारी करती हूँ इस टाइम पे। बट मेरा ये रहता है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ और फिर उसके बाद मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद सुबह में जो अपना ये होता है, जल्दी से फिर काम फिनिश किया, फिर उसके बाद लाइब्रेरी चले गए। और मैं स्लॉट के हिसाब से पढ़ती हूँ, जैसे कि सुबह का स्लॉट, फिर आफ्टर लंच, और फिर उसके बाद नाइट, मतलब कि 11-12 बजे तक मैं सो जाती हूँ। तो आप अगर माने तो मिनिमम 8-10 घंटे। तो आपने नाम लिया लाइब्रेरी का, तो स्टूडेंट यहाँ पे लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी के क्या चार्जेज हैं, यहाँ पढ़ने के लिए क्या फ़ीस है? लाइब्रेरी के जो चार्ज हैं, जो सारी लाइब्रेरी हैं सबके अपने अलग अलग चार्ज हैं। मतलब उनके फैसिलिटीज़ के हिसाब से उनकी चार्ज है। तो मतलब लाइब्रेरी में लड़का 10-12 घंटे बैठ के पढ़ सकता है। तो लाइब्रेरी में आप पढ़ती हैं तो आपका एक शेड्यूल रहा होगा, तो आप मतलब एक टाइम पीरियड मतलब कितने देर तक आप पढ़ सकती हैं? देखो, कंटिन्यू जो मैं पढ़ सकती हूँ वो मेरा होता है कि मैं 2-3 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकती हूँ। उसके बाद बीच में मैं गैप ले लेती हूँ, मतलब 10-15 मिनट का, और इस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। तो आपने यूपीएससी का भी अटेम्प्ट दिया है कि अभी आपका पहला अटेम्प्ट है? मैंने अटेम्प्ट दिया है बट मेरा नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब इसके पहले आपने अटेम्प्ट दिया है। तो अरुणा जी, आप बेसिक प्रॉपरली यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कर रही हैं या स्टेट पीसीएस भी दे रही हैं आप? जो मेरा मेन जो फोकस है वो यूपीएससी पे ही है। अभी स्टेट पीसीएस आपने नहीं दिया? स्टेट पीसीएस मैंने नहीं, मेरा फोकस जो यूपीएससी पे ही है। यूपीएससी पे ही है, मतलब अभी आपने स्टेट पीसीएस का कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया है। तो आप जो मतलब यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं और शेड्यूल आपका जो पढ़ने का शेड्यूल है, आप बता रही हैं कि अच्छा खासा पढ़ाई यहाँ पे हो जा रहा है, तैयारी हो जा रहा है। अरुणा जी, आप यूपीएससी से यहाँ से सेलेक्ट होती हैं, तो सिलेक्शन के बाद आप लड़कियों के लिए बेसिकली क्या करना चाहेंगी? लड़कियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी उन्होंने लाइफ में सोचा है, ऐसा नहीं कि चलो यूपीएससी ही है, जिस क्षेत्र में भी वो जाना चाहती हैं उस क्षेत्र में जाएं। अपने आप को, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी इच्छाओं को या जो उनका लक्ष्य है उसको मतलब कि कहीं ना कहीं वो दबा ना दें। ऐसा नहीं कि अगर चलो हमें कोई समस्या आ गई है तो हम पीछे हट जाएं और मतलब आगे ना बढ़ें उस चीज़ को लेके। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने लक्ष्य को हासिल ही करें, मतलब जो उनका गोल है उसको वो हासिल करें, अचीव करें। अरुणा जी, आप यूपीएससी से सेलेक्ट होने के बाद यदि आधिकारिक तौर पर किसी ज़िले में नियुक्त हो रही हैं, तो अपने नियुक्ति के बाद आप सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगी?
सबसे पहले जो मैं काम करना चाहूँगी वहाँ की व्यवस्था के बारे में जानूँगी, और उसके बारे में उसके बाद जो मेरा सबसे मेन जो फोकस रहेगा, मतलब कि वहाँ की जो सबसे पहले तो जो छात्राएं हैं उनको आगे नहीं आने दिया जाता है कई बार, तो मैं उनके लिए काम करना चाहूँगी। जैसे कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए मतलब ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो आगे बढ़ें। तो आप जब सेलेक्ट होंगी तो वैसे भी महिलाओं के लिए और गार्जियंस के लिए एक पॉजिटिव जो न्यूज़ जाएगा, जो गार्जियंस हैं उनको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं अगर एक लड़की सेलेक्ट हो रही है तो हमें अपनी भी बेटी को बाहर भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। वो भी जो है कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन से प्रेरित होंगे और अपनी लड़कियों को बाहर भेजेंगे, यहाँ पे भेजेंगे तैयारी करने के लिए, और यही कामना करेंगे कि वो भी सिलेक्टेड हों। तो जो सर आपने जो पूरा हमें यूपीएससी से रिलेटेड जो भी जानकारी दी है, आपने बताया यहाँ पे किस तरह से एक छात्र या छात्रा आती हैं, तैयारी करती हैं और किन किन चुनौतियों का सामना करती हैं, आपने इन सब जो चीज़ों को बताया है। अरुणा जी, आपने हमें विद्यार्थी जीवन में तमाम चुनौतियाँ और जो भी परेशानियाँ ऐसे विद्यार्थी फेस करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो आपको इन सब चीज़ों का मोटिवेशनल आपको कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन देखो, कई बार ऐसा होता है तो ज़िंदगी में मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी चीज़ को लेकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि सब कुछ छोड़ के चले जाएं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमने कोई लक्ष्य डिसाइड किया है तो हमें उसे पूरा ही करना है। मैं अपने आप को मोटिवेट ऐसे रखती हूँ कि मुझे, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत आगे जा चुकी हैं, तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखती हूँ। अगर मैं कई बार मतलब हताश भी हो जाती हूँ, और मेरा जो मतलब ये कहेंगे, अगर मैं अपने आप को ये सोचती हूँ कि अगर मतलब बहुत लो फील कर रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं खुद ही अपने आप को मतलब कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, मुझे कुछ करना है। तो कुछ करने के लिए मैं हमेशा मतलब कि अपने आप को खुद ही सेल्फ मोटिवेट रखती हूँ। तो आज हमारे साथ आवाज़ न्यूज़ पे छात्र जीवन से जुड़ी तमाम जो परेशानियां हैं और जो दिक्कतें हैं उन सब की जानकारी देने के लिए अरुणा जी जुड़ी थी, और इन्होंने हमें काफ़ी जानकारी इस बारे में दी। और हम कोशिश करते हैं कि जो जानकारी इनके द्वारा मिली है वो कहीं ना कहीं छात्र के लिए काफ़ी सही, मतलब काफ़ी सूटेबल हो, इसके द्वारा उसे काफ़ी मदद मिले, और जब भी वो यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए तो उसे इससे काफ़ी मोटिवेटेड हो और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसे फेस करें। तो इसी के साथ अरुणा जी का आवाज़ न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सेलेक्ट होकर किसी न किसी ज़िले में जाके नियुक्त हों, और जो महिलाएं हैं, बेसिक जो महिला हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ न्यूज़।